जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की यूपी होमगार्ड की वीडियो सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो छात्र छात्राएं साथियों इस एग्जाम को बहुत सीरियसली तौर पर साथियों क्रैक करना चाहते हैं और 100% क्रैक करना ही करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो क्यों खास है, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। देखिए, आपके एग्जाम में साथियों पूरे 20 सवाल आएंगे ज्योग्राफी के। कैसे? क्योंकि 100 क्वेश्चन साथियों जो होंगे ना, उसमें पूरे के पूरे सवाल साथियों भूगोल से आएंगे, यानी कि ज्योग्राफी से आएंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैंने टॉप लेवल के पूरी ज्योग्राफी के साथियों 100 सवाल लिए हैं ज्योग्राफी के, और मेरा मानना है कि यहां से आपको क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे, यानी कि जितने क्वेश्चन आएंगे साथियों ज्योग्राफी भूगोल से, तो वो आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। यानी कि 20 नंबर की तैयारी आज की इस क्लास से आपको देखने को हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो साथियों बहुत तेजी के साथ इन चुनिंदा सवालों को हम लोग देखेंगे और पेपर आपका साथियों यहां से फंसेगा। चलिए, तो पहला सवाल है साथियों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? सबसे पहले सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद देखिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। तो कितने राज्यों को साथियों ये कट करती हुई निकलती है? एक तरीके से बात करते हैं, या टच करती हुई निकलती है, तो मैं कहूंगा 8 राज्यों को ये टच करती हुई निकलती है। उसके बाद देखिए साथियों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो आपको मालूम होना चाहिए 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो साथियों 3214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। बिल्कुल शून्य से मैंने शुरू किया है साथियों ज्योग्राफी को, और अगर आप वाकई में अच्छे अंकों के साथ अपने इस पेपर को पास करना चाहते हो तो सिर्फ ध्यान लगाइएगा इस वीडियो में इन क्वेश्चंस पर, जो चीजें आपको साथियों बता रहा हूं। उसके बाद देखिए साथियों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर याद रखेंगे 2.4% है। क्या? भारत का क्षेत्रफल, यानी कि अगर पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल 100% है तो भारत को उसमें से कितना क्षेत्रफल प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ 2.4% का क्षेत्रफल प्राप्त है। उसके बाद देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगला देखिए, भारत का अगर बात करते हैं साथियों, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी कितनी दूर है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर ही भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, अगर हम यहां पर बात करते हैं, भारत में 9 राज्य समुद्र तट रेखा में है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपको मालूम होना चाहिए गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, 8 राज्यों को टच करते हुए निकलती है। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, इन तीनों को तो टच करती निकलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को टच करती नहीं निकलती। साथियों, अगर आप अपने यूपी होमगार्ड के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए साथियों आपके लिए 15 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। अंतिम समय है, देखिए अंतिम समय में यह तैयार किया गया है, तो यह परीक्षा वाला कंटेंट है। इसमें आपको जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस के पूरे 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। मेरा मानना है कि इसमें से साथियों 70% तक पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो जो 25, 26, 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा है साथियों, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए समय आपके पास बहुत कम है, तो सिर्फ वही चीजें पढ़िए जो परीक्षा वाली चीजें हैं, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। तो 45 रुपए साथियों मैंने इसका सिर्फ प्राइस रखा है, नहीं 100, 200, 300, सिर्फ 45 रुपए में अगर आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको साथियों यहीं पर भेज दी जाएंगी। इस पीडीएफ को अपने एग्जाम से पहले एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा, आपका साथियों ये एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। हेलो हेलो।
प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो आपको मालूम होना चाहिए जम्बू द्वीप का सातों अंग था। भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्मू द्वीप का अंग था। ये सवाल सातों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए सातों, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो सातों ग्रीक भाषा में किया गया है। तो ग्रीक भाषा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अगर बात करते हैं ओडिशा, गुजरात, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल, में कहूंगा इन तीनों राज्यों से तो होकर गुजरती है, लेकिन ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है साथियों, आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। देखिए मुझे तो इसमें से नहीं लग रही है। अगर बात करते हैं 7516 किलोमीटर है। क्या 7516 किलोमीटर है? ये आपको यहां पर साथियों याद रखना चाहिए। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ऐसा कहां पर है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए साथियों, भारत का वो राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें से कौन सा है? जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, बिहार नहीं साथियों, झारखंड की अगर बात करते हैं साथियों, कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। अगला देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो मैं कहूंगा इंदिरा पॉइंट की अगर बात करते हैं, ये क्या है? ये भारत का एक दक्षिणतम पॉइंट है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है वो क्या है साथियों, बताइए। तो आपको यहां पर ध्यान साथियों क्या रखना है, क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है 8 डिग्री 4 सही है ना? 8 डिग्री 4 सही उत्तरी अक्षांश आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप। बिल्कुल साथियों आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मैं कहूंगा साथियों लगभग 10.7% भाग जो है ना, ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.3% भाग पर साथियों, भारत के 29.3% भाग पर भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार साथियों जो पाया जाता है वो 27.7% भाग पर पाया जाता है। ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है साथियों। तो इंदिरा पॉइंट आपका जवाब हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं, लाहीचिंग भी कह सकते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी कि ये सभी नामों से पुकारा जा सकता है इंदिरा पॉइंट को। उसके बाद देखिए भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो मैं कहूंगा 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो क्या आप साथियों बात चल रही है यहां पर, क्या आपका जवाब हो सकता है? तो कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? मैं कहूंगा इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर है? तो कहां पर है साथियों आपसे पूछा जा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बिल्कुल सही जवाब आपके सवाल का ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट ये कहां पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये साथियों रेडक्लिफ लाइन के माध्यम से साथियों सीमांकित की गई है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो मैं कहूंगा साथियों म्यांमार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद देखिए भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील
की दूरी तक है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों 200 मील। आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस साथियों आप लोग इन सवालों को देखते जाइए, थोड़ा ध्यान पूर्वक अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा मानना है कि अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। वो क्वेश्चन रिपीट था इसलिए उसको हटा दिया। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? तो उत्तरी भाग अगर आपसे पूछे, दक्षिणी भाग मैंने आपको बता दिया है, उत्तरी भाग आपसे पूछे साथियों तो इंदिरा कॉल आपको बताना है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कौन सा पुल साथियों? आदम का पुल। अगला देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों अंडमान और निकोबार आपके सवाल का जवाब होगा। ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए इसको पढ़ लीजिए एक बार, आंसर मैंने आपको बता दिया। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो मैं कहूंगा डंकन की अगर बात करते हैं साथियों ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। क्या? डंकन पास, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे दीव एक द्वीप है, तो दमन के तट पर है? नहीं। गोवा के तट पर? नहीं साथियों, ये गुजरात के तट पर है। कहां पर है? ये गुजरात के तट पर है दीव। आंसर आपका सी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती, बांग्लादेश के साथ लगती, भूटान के साथ लगती, लेकिन श्रीलंका देश के साथ नहीं लगती है। अगला देखिए साथियों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो मैं कहूंगा साथियों आपका जवाब जो यहां पर होगा वो 12 मील हो जाएगा। यानी कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील की दूरी तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो मैं कहूंगा साथियों आपका जवाब यहां पर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो एक तरीके से साथियों 24 मील आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 24 मील की दूरी तक है। ठीक है ना? चलिए, और जो भारत का प्रादेशिक जल सीमा है ना वो समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी तक, वो 12 आपको बताना है। यानी कि 12 समुद्री मील तक की दूरी तक है। दोनों में डिफरेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन कौन से देश किए जाते हैं? देखिए पाकिस्तान किया जाता है उपमहाद्वीप के अंतर्गत, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, नेपाल किया जाता है, बांग्लादेश किया जाता है, लेकिन श्रीलंका नहीं किया जाता है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, क्या अलग पृथक करती है? तो ग्रेट चैनल, डिग्री चैनल, पाक जल संधि। मैं कहूंगा पाक जल संधि की अगर हम बात करें तो पाक जल संधि ही श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। उसके बाद देखिए भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो अगर बात करते हैं साथियों मैकमोहन रेखा की, आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं बैठा हूं। अगर टाइपिस्ट गलती कर रहा है, एरर कर रहा है, तो साथियों फिर मैं टीचर किस काम का? अगर मैं ही इसको क्या पढ़ा दूं आपको, अगर मैं ही साथियों इसको बैकमोहन रेखा पढ़ा दूं तो फिर मेरे टीचर होने का साथियों क्या फायदा? यानी कि आपको एक बात ध्यान रखना है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो किसकी बात चल रही है? गोवा की बात चल रही है। यानी कि गोवा जो है ना इस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो साथियों 5.5 घंटे का अंतर है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है साथियों। उसके बाद देखिए साथियों दीव स्थित है, तो दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में? नहीं साथियों, ये खंबात की खाड़ी में स्थित है दीव। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर जैसे मैंने भूगोल के ये 100 क्वेश्चंस तैयार करवाए हैं, आपके लिए साथियों इतिहास के भी ऐसे 100 क्वेश्चंस तैयार करवाना चाहिए, संविधान के भी, विज्ञान के भी, करंट अफेयर के भी 100 क्वेश्चन साथियों मैं सोच रहा हूं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। हर एक विषय के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो साथियों आपके लिए तैयार कर दूंगा और पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसमें से ही आपको साथियों क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक है ना? चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, मैं कहूंगा रामेश्वरम है। तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, आपको ध्यान रखना है।
लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी है साथियों? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है, तो 36 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि साथियों राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो साथियों लगभग 50 सवाल आपके हो चुके हैं और 50 सवाल और बाकी हैं, तो इन 50 सवालों को भी आप लोग जरूर देखकर जाएंगे। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो साथियों भूटान के साथ है। भूटान आपके सवाल का जवाब होगा। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो मैं कहूंगा साथियों अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों प्रायद्वीपीय पठार की, तो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग? मैं कहूंगा प्रायद्वीपीय पठार, ये प्राचीनतम है सबसे। अगला देखिए, गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है साथियों? पूर्वोत्तर का भाग है। किसका? पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफेद पानी के नाम से पता किसको जाना जाता है? सियाचिन को ही साथियों। भारत के जो सियाचिन स्थान है इसको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? बताइए। देखिए पश्चिमी तट का भाग जो है ना, ये कठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, लेकिन कोरोमंडल तट नहीं है। देखिए सवाल आएगा तो डिक्टो आएगा साथ, यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए सिर्फ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे फिर साथियों फंस जाओगे। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, इतनी बात ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो ये गोवा से दमन तक विस्तृत है। कोंकण तट कहां से कहां तक? तो गोवा से दमन तक विस्तृत है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो किस प्रकार हुई साथियों? प्रवाल उत्पत्ति से हुई, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो कौन कौन से हैं साथियों? बैरन द्वीप और नारकोडम द्वीप। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि न्यू मूर द्वीप कहां पर है? तो न्यू मूर द्वीप की अगर बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूर द्वीप सही जवाब आपका सी हो जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है, तो हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है ना वो सातु सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोच्चि का जुड़वा नगर मुझे बताइए। तो एर्नाकुलम की अगर बात करें, एर्नाकुलम साथियों कोच्चि का जुड़वा नगर है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों अक्साई चीन कहा जाता है ना। जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है तो उसको अक्साई चीन कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख जो है ना ये भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो कौन एक द्वीप है? जो द्वीप है ना साथियों वो एक द्वीप है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, द्वीप है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता से पूर्व कौन से क्या कहा जा रहा है साथियों? स्वतंत्रता से पूर्व कौन से के नाम से जाना जाता था साथियों? ये तो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा इसलिए स्किप कर देना चाहिए। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में साथियों, ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है ना ये अरब सागर में ही स्थित है। उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? तो जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ये सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न नगरों में से कौन रेखा के उत्तर में है? क्या कहा जा रहा है साथियों? ये भी साथियों कौन रेखा की, कौन सी रेखा की बात चल रही है ये तो बताओ साथियों। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। कौन निकटतम दूरी पर स्थित है? किससे साथियों निकटतम? इसको भी स्किप करिए। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो आपका जवाब साथियों क्या होगा? मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं? मैं कहूंगा ये तीनों हैं, जबकि त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा एक राज्य है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो अगर बात करते साथ तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश आपका जवाब होगा। न्यू मूर द्वीप जो है ना ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपको मालूम होना चाहिए बांग्लादेश के साथ है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वो राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से नहीं लगी हुई है म्यांमार, असम, त्रिपुरा की
की तो लगी हुई है लेकिन नागालैंड की नहीं लगी हुई है। निम्नलिखित में से वो क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी हुई है, मैं कहूंगा असम, नागालैंड, भूटान की तो लगी हुई है लेकिन मणिपुर की नहीं लगी हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, बताइए। तो अगर बात करते हैं आपकी, अगर बात करते हैं साथियों, देखिए गुजरात से सटा हुआ है, हरियाणा उत्तर प्रदेश सटा हुआ है लेकिन महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल है कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में इनमें से किन राज्यों के बीच स्थित हैं? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था साथियों, अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है। आंसर आपका सी हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो साथियों भारत और पाकिस्तान आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। अगला देखिए निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? निकोबार द्वीप समूह है, तो निकोबार द्वीप समूह आपका जवाब हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, किससे अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियां। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो मणिपुर की सीमाएं जो लगी हुई हैं साथियों वो किससे किससे लगी हुई हैं? देखिए मेघालय से नहीं लगी हुई हैं, है ना, तो मेघालय से नहीं लगी, ये भी कट हो जाएगा। नागालैंड, असम, मिजोरम से लगी हुई है, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सातों सी हो जाएगा। अगला देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। बिल्कुल सही साथियों, आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो मैं कहूंगा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा आपका जवाब हो जाएगा साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर साथियों स्थित है दक्षिणी अंडमान में। बिल्कुल साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा? यहां पर आपका जवाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। यानी कि डूरंड रेखा की अगर बात करते हैं तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में साथियों बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में काल से, क्या लिखा हुआ है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? प्रातः काल लिखा होगा, प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, तो यहां पर आपका जवाब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। यानी कि सूर्य की किरणें जो सबसे पहले पड़ती हैं वो किस राज्य में पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इनमें से किसका है? तो मैं कहूंगा साथियों राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं। अब नहीं है तो यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? दक्षिण का पठार है, तो दक्षिण का पठार आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मैं कहूंगा मालवा का पठार स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा साथियों राजधानी है, ये दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो ये सवाल साथियों मैं आपको दे रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या हो सकता है। तो ये साथियों ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस हो गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर वो पीडीएफ आपने नहीं ली है तो उस पीडीएफ को जाकर जरूर ले लीजिएगा। उसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, एमसीक्यू टाइप से हर एक क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है करंट अफेयर का, अगर ये क्वेश्चन होता जस्ट नीचे इसका आंसर लिखा होता, ऐसी पीडीएफ है वो, सेम ऐसे ही पीडीएफ है, ठीक है ना। लगभग साथियों 1000 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और मेरा मानना है कि 20 से 22 जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ जीके जीएस की भी पीडीएफ हैं और उसके अलावा साथियों 10 मॉडल पेपर हैं जीके जीएस के यूपी होमगार्ड एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए। तो एक तो ये पीडीएफ ले लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी होमगार्ड पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहां से आप जाकर ले सकते हैं। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन मैंने ऑल क्लासेस का लिंक भी दे रखा है, उस
सारी पूरी जो प्लेलिस्ट है यानी कि सारी जो क्लासेस है उन सारी क्लासेस को एक बार डबल स्पीड में देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आधा पेपर लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों काम कर लेना अपनी एग्जाम से पहले, एग्जाम डेट से पहले पहले साथियों, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए, तो जय हिंद का कमेंट एक बार कर दीजिएगा और इस सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।